बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जवाद और जुलेखा बता दें, एक्सचेंज करना है रिपीट या चलेगा? एक्सचेंज का मैंने एक और सवाल जो है वो इसमें डाला हुआ है, तो आप उसको आराम से बैठ के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी मैंने कर दिया। अच्छा, एक सेकेंड, नहीं, एक बात मुझे बतानी है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक्सचेंज का, उसके अंदर मसला क्या था कि मैंने आपको कंसोलिडेटेड एंट्री बता दी थी, ये वाली है ना। चले, अब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, एक्सचेंज को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल एक्सचेंज के अंदर वो आपसे मांगता है डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अब आपको पता है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर क्या सिचुएशन है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में एक एडिशन है और एक डिस्पोजल है, ठीक है। तो आपने इसको क्या लेना है, आपने कहना है कि दो ट्रांजैक्शंस इसमें हो रही हैं। अब डिस्पोजल अकाउंट जैसे ही कोई आपकी जैसे ही आपका कोई वो होता है, क्या कहते हैं, डिस्पोजल होता है, ठीक है। जैसे ही आपका कोई डिस्पोजल होता है, आपका फौरन से क्या होना चाहिए, डिस्पोजल अकाउंट भी बनना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे डिस्पोजल हो तो रहा है। अब जिस तरह अगर हम कल वाले क्वेश्चन पर आते हैं, तो इधर हमारा डिस्पोजल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और इसमें क्या चीज डिस्पोज ऑफ हो रही है, हमारा ये एक बुक वैल्यू, पुरानी मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 16,000 रुपए। तो ये आपका डिस्पोज ऑफ हो रहा है। उसकी कॉस्ट 24,000 सी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 थी। अगर आपको याद हो, डिस्पोजल की 3 डबल एंट्रीज पास होती है ना। पहली डबल एंट्री टू अकाउंट मेथड के अंदर खास तौर पे, तो पहली डबल एंट्री क्या होती है, जिसमें आप कॉस्ट अकाउंट को क्रेडिट करते हो एसेट की कॉस्ट से, पुराने एसेट की कॉस्ट से, और किसको डेबिट करते हो, डिस्पोजल अकाउंट को। तो आप इधर आए, आपने कहा 24,000 मेरे एसेट की क्या है, कॉस्ट है, तो मैंने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नहीं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस आएगा, उसमें एक डिफरेंस आएगा, और वो ये आएगा कि जो आपकी सबसे आखिरी डबल एंट्री होती है सेल प्रोसीड्स की, क्या अब आपको पुरानी मशीनरी के अगेंस्ट कोई सेल प्रोसीड्स मिल रहे हैं? नहीं ना। आपको पुरानी मशीनरी के अगेंस्ट अब एक नई मशीनरी मिल रही है। तो आपने क्या किया, आपने डबल एंट्री नंबर 1 पास की, आपने डबल एंट्री नंबर 2 पास की, और वो क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब जब एंट्री नंबर 3 की बारी आई, तो एंट्री नंबर 3 क्या कहता है, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो अब जरा मुझे बताएं, कहीं पे भी आपको कैश डेबिट होते हुए नजर आ रहा है? उल्टा आप कैश पे करोगे 14,000 का टू अक्वायर द न्यू एसेट। तो पुराने एसेट को बेचने के लिए आपको कोई कैश रिसीव हो रहा है? नहीं। आपको तो बिल्कुल, आप फिर ये डालोगे, आपको ये देखना है कि इस पुराने एसेट के बदले आपको बेनिफिट कितने का मिल रहा है। अब आपको बेनिफिट कैश में नहीं मिल रहा, आपने पुराना एसेट बेचा, आपको बेनिफिट कैश में नहीं मिल रहा, लेकिन आपको क्या मिल रहा है उसके बजाय आपको ट्रेड इन अलाउंस मिल रहा है। तो अब इसकी ये डबल एंट्री तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गेन या लॉस, आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है। जब आप यहाँ पे ट्रेड इन अलाउंस लेंगे, अब नॉर्मली यहाँ पे क्या आता है, कैश प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स। जब सेल प्रोसीड्स नहीं है, लेकिन उसके बदले कोई ना कोई बेनिफिट तो जरूर है, और वो बेनिफिट क्या है कि आपको फिर नई मशीनरी में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस मशीनरी, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या हो रहा है, इधर देखें, वही वाला सिनारियो है। आपने कहा क्रेडिट साइड, सेल प्रोसीड्स वाली साइड ज्यादा थी, अब यहाँ पे सेल प्रोसीड्स तो है नहीं, यहाँ पे तो ट्रेड इन अलाउंस है। तो आपके पास जब ये वाला सिनारियो हो कि बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है डिस्पोजल की डेबिट साइड पे, तो इसका मतलब है क्रेडिट क्या हो रहा है, एसओसीआई क्रेडिट हो रहा है, और एसओसीआई हमेशा गेन्स के केस में क्रेडिट होता है। यहां तक बात क्लियर है? तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, ठीक है। नहीं होता तो बता दीजिएगा, हम बीच में क्वेरीज डिस्कशन की क्लास अगर रखेंगे तो हम उसमें छोटी मोटी अपनी क्वेरीज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जल्दी से आ जाए अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे, हमारा आखिरी टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा है। मैं इधर ही आपके सामने सॉल्यूशंस इसके साथ साथ ये मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी आपका एलएमएस के ऊपर, तो इसके सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड कर दूंगी। आपने बस वहां पे बस मेरी बात अब थोड़ी सी सुननी है, और इंशाल्लाह आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा आपका ये चैप्टर है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का। आपको इतनी बात पता है, आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग कर ली, आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए। अब जब फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं,
तो आपका क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस में क्या होता है, आप टोटल एसेट्स निकालते हो और आप साथ ही इक्विटी एंड लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हो, और अगर आपका ये सिचुएशन फुलफिल हो जाए, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, आप खुश हो जाते हो ना। आप कहते हो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बन गए, हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। बिल्कुल ठीक बात है जवाद, मोहसिन, जुलेखा, क्लियर है ना। तो यही चीज बेसिकली क्या है, यही चीज आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपको, आप क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे होते हो, तो आप जो भी डबल एंट्री बुक कीपिंग करो, जिस तरह की भी करो, आपको ख्याल किस बात का रखना है कि आपका हमेशा एसेट्स, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसको मैं मुख्तलिफ तरीके से रीअरेंज कर सकती हूँ। मैं चाहूं, नॉर्मली इसको इसी तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, या तो एसेट्स को आइसोलेट करके इक्विटी एंड लायबिलिटीज की टर्म्स में बात की जाती है, या ये बात की जाती है कि एसेट्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मैंने यही पे रीअरेंज किया, मैंने इसी फॉर्मूले के अंदर इक्विटी को आइसोलेट रखा, लायबिलिटीज को मैं एसेट वाली साइड पे ले गई, तो साइन प्लस लायबिलिटीज के बजाय साइन चेंज होके माइनस लायबिलिटीज हो गया। तो ये दोनों आपकी क्या है, सेम ही आपका सिचुएशन है, सेम ही आपकी चीज है, और आपने उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है, बिल्कुल इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहते हैं। अब फॉर्मूला देख लो, इक्विटी नेट एसेट्स क्या था, नेट एसेट्स क्या था, पार्टनरशिप में मैंने कराया ना, नेट एसेट्स क्या था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, वही इक्विटी आता है। बिल्कुल ठीक। अब इधर आ जाए, इसके हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर B10 देखें। B10 वो क्या कह रहा है, ड्रॉ अप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब वो किस तरह का, अभी क्या मतलब है ड्रॉ अप द अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या मुराद है। अब देखो इसके अंदर ना थोड़े से आपको अच्छे खासे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब पहले जरा आइडेंटिफाई, हाईलाइट कर लेते हैं। देखो याद है आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग कराते हुए जब हम बिल्कुल शुरू में थे, जब हम बिल्कुल बचपन में थे, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को क्या कराया था, मैंने आप लोगों को डबल एंट्री बुक कीपिंग कराते हुए आइटम्स को आइडेंटिफाई करवाया था ना, कि डबल एंट्रीज में हमने ये देखना है कि आइटम्स कितने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर। अब देखिए September 1, पहले आपने ये काम करना है, आपको ना असल में हर आइटम का अलग अलग कॉलम बनाना है। किस तरह से, अभी सब समझ में आ जाता है। आपने कहा September 1 को क्या हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 इन द बैंक। तो स्टार्टेड बिजनेस की वजह से मैंने कहा कि ये तो हमारा हो गया कैपिटल और ये हमारा हो गया बैंक। अब आपने पूरे महीने में देखना है कि पूरे महीने में कितनी आइटम्स हैं, आपको यही सेम ही बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है ना। फिर आपने कहा सेकंड ट्रांजैक्शन में बॉट ऑफिस मशीनरी बाय चेक, तो आपने कहा ऑफिस मशीनरी एक और आइटम आ गया, और चेक यानी कि बैंक वो ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो रहा है, अब एक नया आइटम आ रहा है ऑफिस फर्नीचर, इसको आपने हाईलाइट कर दिया और आपने कहा कि इसमें कोई चेक वेक इशू नहीं हो रहा, बल्कि खालिद के नाम का एक लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट हो रहा है, पेएबल फॉर फिक्स्ड एसेट। आपने कहा ये एक और आइटम आ गया। फिर आपने कहा अब एक और नया आइटम हमें नजर आ रहा है मोटर व्हीकल का, इसको भी आपने हाईलाइट कर लिया, चेक यानी कि बैंक आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हो। फिर आपने कहा ऑफिस मशीनरी, ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, अभी आप बेच रहे थे, ऑन क्रेडिट टू हमीद। अब हमीद नाम का कोई आइटम पहले नहीं था, आपने कहा एक नया आइटम आ गया। हमीद क्या है, रिसीवेबल फॉर फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पे याद रखिएगा हम क्या बेच रहे हैं, ऑफिस मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर। तो ये हमारे गुड्स और मतलब ये गुड्स या सेल या परचेज नहीं है, ये आपका नॉर्मल बिल्कुल तरीके से जिस तरह आपने बिल्कुल शुरू में किया था कि नॉन करंट एसेट खरीदा और बेच रहे हैं, राइट। फिर आपके पास आ रहा है पेड द अमाउंट ओड टू खालिद। ओ खालिद का हमने आइटम पहले आइडेंटिफाई कर लिया और बैंक भी आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको वो कह रहा है रिसीव 480 इन कैश, तो आपने कैश एट बैंक को लिख लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन कैश यानी कि कैश इन हैंड को आइडेंटिफाई नहीं किया था, और हमीद भी आपने पहले से ढूंढा हुआ है। फिर बॉट मोर ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर आप पहले भी आइडेंटिफाई कर लिया, बैंक इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। अब जरा देखें कि कितने आइटम्स हैं इस पूरे महीने में,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आइटम्स हैं। अब आपने करना क्या है, अब इधर देखें, आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। आपने पहले सारे एसेट्स को लिखना है, ये अच्छा खासे लंबे ढेर सारे कॉलम्स बनेंगे। कौन कौन से एसेट्स हैं, बैंक है, ऑर्डर रखने की जरूरत नहीं है, मेंटेन बैंक आ गया, ऑफिस मशीनरी आ गया, आपने बैंक लिखा, ऑफिस मशीनरी लिखा, ऑफिस फर्नीचर लिखा, खालिद, खालिद क्या है, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम खालिद, तो ये हम लाइबिलिटी है ना, ये हमारी लाइबिलिटी है, इसको भी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। मोटर व्हीकल लिख लें, हाँ जी, कॉपी कर रहे हैं ना, देख रहे हैं चीजों को, जवाब। फिर क्या है, सोल्ड सम ऑफ द मशीनरी फॉर ₹480 ऑन क्रेडिट टू हमीद। अब हमीद आपका क्या है, एसेट आ गया ना, कि आपने मशीनरी उसको बेची थी, उसने आपको पैसे नहीं दिए थे, तो मैं इसको अगर ये लिख दूं, रिसीवेबल फॉर फिक्स्ड एसेट, ठीक है, और अच्छा चलें ठीक है। फिर आपके पास और क्या चीज है, दैट्स इट, और कैश, ठीक है, ये आपके सारे एसेट्स खत्म हो गए। अब ये लंबा चौड़ा बनेगा, आपने ये कहना है कि हमारे ये एसेट्स खत्म हो गए, आपने जितने भी एसेट्स आ रहे थे आपने उनको लिस्ट डाउन कर दिया, ठीक है। फिर बारी किसकी आई, फिर बारी आई इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की, लेकिन उससे पहले आपने एक कॉलम लिखना है टोटल एसेट्स का, ठीक है। मेरे लिए एक्सेल में बनाना थोड़ा आसान है, आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा लंबा बनेगा ये। फिर आपने कहा कि अब हमारी, अब क्या हम ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज ही रहना थे हमेशा। तो आपने कहा अब इज इक्वल टू से पहले वाला पोर्शन यानी कि एसेट्स वाला पोर्शन हमारा हो गया कंप्लीट। अब किसकी बारी है, इक्विटी। अब आपको पता है कि जी इक्विटी में क्या चीजें होती है, इक्विटी इज अ बिगर पिक्चर, राइट। इक्विटी में कैपिटल भी आता है, ड्रॉइंग्स भी आती है, नेट प्रॉफिट भी आता है। अब इस सिचुएशन में क्या हमारा कोई इनकम या एक्सपेंस जनरेट हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा, ना सेल हो रही है, ना परचेज हो रहा है, ना टेलीफोन एक्सपेंस होता है, बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है, ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। तो अब ना यहाँ पे हमें कुछ ये बता रहा है कि जब हमने ऑफिस मशीनरी सेल की तो हमने कितने का इस पे गेन कमाया, हमें जरूरत भी नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल सिनेरियो की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ना ड्रॉइंग है, ना नेट प्रॉफिट है, ना नेट लॉस है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज होगी इक्विटी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही है। फिर हम आते हैं लाइबिलिटीज पे, तो लाइबिलिटीज में हमें नजर आया था कि सिर्फ एक खालिद ही था। आपने कहा पेबल फॉर फिक्स्ड एसेट एंड दैट्स इट। 8 आइटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपने कहा, अब आपने क्या करना है, इक्विटी, एक सेकेंड, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे आपने लाइबिलिटीज लिखा, अच्छा, और फिर आपने क्या किया, आखिरी कॉलम में टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आपको बेसिकली ये चेक करना है। हाँ जुलेखा, ये मैं इंशाल्लाह आपको ना कंफर्म कर दूंगी कि क्या आप इसको लैंडस्केप फॉर्म में पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे इतने ढेर सारे आइटम्स आएंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है, अभी तक आए तो नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं है ना, इसी तरह से बनता है ये। अच्छा, बात समझ आ रही है, ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें थोड़ी सी कोई कॉलम्स वगैरह प्रॉपर बन जाएं ताकि आसानी रहे समझने में। क्या हो गया, हाँ वो ऑब्वियसली प्रिंटिंग तो आपकी वर्टिकली ही होगी ना, प्रिंटिंग में तो कुछ नहीं हो सकता। कैश बुक की फॉर्म में आप ये कर सकते हो
इस तरह से कर सकते हो कि चलो एसेट्स का पोर्शन इस तरह से बनाया, 8-10 लाइनें छोड़ दें, 8-10 लाइनें छोड़ दें और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का इस तरह बना लें, ये ठीक है। अब बस इसमें आपको मेन चीज क्या फोकस करनी होगी, अब देखो करना क्या है, मैं लेकिन इसको सामने सामने ही बना रही हूँ, ठीक है, मैं भी इसको आमने सामने ही बना रही हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपको ये बात इंश्योर करनी है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हुए टोटल एसेट्स में जो अमाउंट आ रहा है ना वो और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इफेक्ट सेम आना चाहिए। अब क्या मतलब है इसका, अब जरा देख लें, पहली ट्रांजैक्शन पर आते हैं। अब आपको वो क्या कह रहा है कि आपने कोई डबल एंट्रीज नहीं पास करनी, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखना है। क्या मतलब हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000 इन द बैंक, क्या हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, बैंक भी इंक्रीज हो रहा है 20,000 से। आप इधर आए, आपने कहा, आपने बैंक में लिख दिया +20,000 और साथ ही आपने क्या किया, कैपिटल में भी +20,000 लिख दिया। क्या सिचुएशन हो रहा है, अब जरा आप बताएं कि एसेट्स में, टोटल एसेट्स में इस बैंक की वजह से क्या हो रहा है, टोटल एसेट्स में जब हम इफेक्ट देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे टोटल एसेट्स भी इंक्रीज किए। ये +20,000 लिखना जरूरी है, प्लस के साइन का मतलब ये कि हमारे एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, कितने से, 20,000 से। और साथ ही जब आप इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आते हैं तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में भी आपको नजर आ रहा है कि +20,000 का इफेक्ट है। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई ना बैलेंस, टोटल एसेट्स पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वही टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का है, और इसी को कहते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई बैलेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। बात समझ आ रही है। अब अगले पर आए, बॉट ऑफिस मशीनरी बाय चेक। अब यहां पे क्या हो रहा है, 1200 से बैंक हो रहा है कम और साथ ही 1200 से ऑफिस मशीनरी हो रही है ज्यादा। अब आप इधर आए, आपने अगली ट्रांजैक्शन को किस तरह से पोस्ट किया, यहाँ पे काम ये करें, एक डेट का कॉलम भी डाल दें, जरा एक डेट का कॉलम भी आ जाए वरना फिर मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आपने कहा 1 सितंबर, अब ये ट्रांजैक्शन कब की थी, 2 सितंबर की थी। अब क्या करेंगे, 2 सितंबर को हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे -1200, है ना, और ऑफिस मशीनरी के कॉलम में लिखेंगे +1200। तो नेट बेसिस पे एसेट्स पे क्या हो रहा है, -100 + 1200, तो टोटल एसेट्स में कितना इफेक्ट आ रहा है, 0। और क्या इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे भी कोई फर्क पड़ रहा है, इस पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है बात, मोहसिन, जवाद। फिर आप आए आगे, सितंबर 3 को क्या हो रहा है, बॉट ऑफिस फर्नीचर 6,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम खालिद। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, ऑफिस फर्नीचर आपका सितंबर 3 सितंबर को आपका ऑफिस फर्नीचर हो रहा है इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 6,000 से, बिल्कुल 6,000 से। आपने कह दिया, इसको हमने लिख दिया +6,000, और साथ ही आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, पेबल इंक्रीज हो रहा है। आप इधर आए, आपने इधर भी क्या लिख दिया, +6,000। अब जरा इधर आए, टोटल एसेट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई चीज नलिफाई हो रही है, नहीं, बल्कि टोटल एसेट्स पे नेट इफेक्ट ये पड़ रहा है कि 6,000 से टोटल एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं। और साथ ही जब आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आते हैं तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में भी उनको उसका टोटल 6,000 से पड़ेगा। तो आपके पास अगेन बैलेंस शीट बैलेंस्ड है, टोटल एसेट्स को कंपेयर करना है आपने टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज से। हाँ जी, क्लियर है बात, हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मैं जो हूं इसका अपलोड कर दूंगी, तो ये इंशाल्लाह आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें इतना कोई मसला नहीं है। ये रहा आपके पास, ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट ट्रांजैक्शन, अच्छा पिछला जो लास्ट पेपर का था, चलो मैं देखती हूँ मेरे पास अगर डाउनलोडेड होगा वो तो फिर हम कर लेंगे, ठीक है।
बच्चे बनाने का पर्पस ये बस एक अलग सा टॉपिक है, इसका कोई अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, बस आपका उसके थ्रू टेस्ट करता है कि आपको क्या ये बात पता है कि भाई डबल एंट्रीज बुक कीपिंग करते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। बस एक ऐसी लॉजिकल टेस्टिंग है ये, ठीक है, लॉजिकल टेस्टिंग ही है ये। अब जरा आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर B12 पे। अब यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो था, कैपिटल ही था इक्विटी के अंदर, उसके अलावा और कुछ नहीं था। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, B12 में आ जाए। B12 में ये क्या कह रहा है, आमिना ट्रेडिंग कंपनी लाहौर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015 एंड इंकर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ एंडेड 31 जनवरी 2015, ठीक है। और आगे वो कह रहा है ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर बाय चेक अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। तो हमें ये कह रहा है कि बाकी हर रिसीट या पेमेंट आपके थ्रू बैंक की हो रही है अनलेस उसमें खासतौर पे मेंशन हुआ। अब जरा देखते हैं इसको। स्टार्टेड बिजनेस विद प्रेमिसेस ₹5 million एंड बैंक बैलेंस ₹2 million। तो आपको पूरा चार्ट पहले बनाना है। आप एक काम ये करें, अब आइडेंटिफाई कर ले कि कितनी कितनी चीजें। स्टार्टेड बिजनेस, जी स्क्रीन सबके लिए स्टैग्नेंट है या सिर्फ जुलेखा के लिए? है थोड़ी। जी हाउ अबाउट नाउ, अब सही है? हाँ है। ठीक है, तो हम अब सॉल्व करे थे B12 को। अगेन ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके ना खुद ही देख लीजिएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट करवा देती हूँ और इसमें जो मोटी मोटी बातें वो बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, स्टार्टेड बिजनेस यानी कि कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद आपके पास आइटम दूसरा कौन सा है, प्रेमिसेस है और बैंक बैलेंस है, ठीक है। बॉट फर्नीचर कॉस्टिंग 500,000 पेइंग बाय चेक, तो बैंक आप ऑलरेडी। जी बच्चे मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब नजर आ रही है स्क्रीन सबको? स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अब है B12।